नमस्कार, स्वागत है दिन भर की बड़ी खबरों में। आपके साथ मैं हूं मुबश्शरा परवीन। खबरों में आज बात होगी पीएसी की बैठक में शामिल नहीं होने पर बुच से हो रहे सवालों की। उत्तरकाशी में मस्जिद गिराने को लेकर मचे बवाल की। देखेंगे मदरसों पर योगी आदित्यनाथ के नए फरमान को, झारखंड चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं की बगावत को, और बुलेटिन के आखिर में एक नजर एंटरटेनमेंट की दुनिया पर। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर से भरा नामांकन। मोदी सरकार पर ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, कहा चाहे बाढ़ हो या चक्रवात केंद्र बंगाल को फंड नहीं देता। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। फ्लाइट्स और स्कूल कॉलेजों के बाद अब तिरुपति में होटलों को मिली बम की धमकी, जांच में जुटी पुलिस। हरविंदर कल्याण बने हरियाणा विधानसभा के नए अध्यक्ष, घरोंडा से 3 बार रह चुके हैं विधायक। और अब खबरें विस्तार से, और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। संसद की लोक लेखा समिति यानी पीएसी की बैठक में शामिल नहीं होने पर बुच एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। तो क्यों बुच ने पीएसी की बैठक में आने से किया इनकार, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। सेबी चीफ माधवीपुरी बुच के खिलाफ कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद बुच पर आरोपों की झड़ी थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस ने भी इस मामले पर एक के बाद एक कई खुलासे किए। इतना ही नहीं, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता वाली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सेबी चीफ को तलब किया था, लेकिन बुच इस बैठक में शामिल नहीं हुई। सेबी चीफ माधवीपुरी बुच ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने बैठक शुरू होने से पहले समिति को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पीएसी की बैठक को रद्द कर दिया गया। पीएसी के प्रमुख केसी वेणुगोपाल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि माधवीपुरी बुच के उपस्थित होने में असमर्थता जताने की वजह से समिति की आज प्रस्तावित बैठक स्थगित कर दी गई है। वेणुगोपाल ने बताया कि बुच की तरफ से सूचित किया गया कि निजी वजहों के चलते वो दिल्ली नहीं पहुंच सकेंगी। समिति की पहली बैठक में हमने फैसला किया था कि पहले विषय के रूप में हमारी नियामक संस्थाओं की समीक्षा की जाए, इसलिए हमने आज सेबी के प्रमुख को इस संस्था की समीक्षा के लिए बुलाया था। बता दें, माधवीपुरी बुच पर अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग ने गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि इन सभी आरोपों को माधवीपुरी बुच ने निराधार बताया था, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जो अभी तक उलझे हुए हैं। आरोपों के मद्देनजर लोक लेखा समिति के सामने उनकी पेशी काफी अहम मानी जा रही थी, लेकिन ऐसे में सेबी चीफ का बैठक में शामिल न होना कई गंभीर सवालों की तरफ इशारा कर रहा है। उत्तरकाशी में हिंदू संगठनों की तरफ से एक मस्जिद को गिराने की मांग की जा रही है। बीते दिन हिंदू संगठनों ने मस्जिद को अवैध बताते हुए प्रदर्शन किया, जो कि हिंसक हो गया। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद हालात बिगड़ गए। वहीं उत्तरकाशी में आज जुमे की नमाज को लेकर भी प्रशासन अलर्ट पर है। 24 अक्टूबर को संयुक्त सनातन रक्षक संघ के बैनर तले हिंदू संगठनों ने मस्जिद के खिलाफ मार्च निकाला। भीड़ मस्जिद की तरफ बढ़ना चाह रही थी, लेकिन पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो झड़प हो गई। इसके बाद हिंदू संगठनों ने पत्थरबाजी की। ऐसे में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी भी घायल हुए। दरअसल 21 अक्टूबर को उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने मस्जिद को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें कहा गया कि मस्जिद निजी जमीन पर वैध तरीके से बनी है। बता दें, ये मस्जिद जिला मुख्यालय के पास बनी है। हालांकि जिला प्रशासन की रिपोर्ट के बाद भी हिंदू संगठन मस्जिद को गिराने की लगातार मांग कर रहे हैं। इसी मांग के चलते हिंदू संगठनों ने 24 अक्टूबर को महारैली का आयोजन किया और मस्जिद गिराने की मांग को लेकर मुख्यालय के पास इकट्ठा हुए और प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों की तरफ से किया गया प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक हो गया, जिसमें 7 पुलिसकर्मी घायल हुए। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। झड़प और पत्थरबाजी के बाद शहर में हालात तनावपूर्ण बने हुए। इस तनाव के कारण प्रशासन ने उत्तरकाशी में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू की है। इसके तहत 5 या उससे ज्यादा लोग एक साथ नहीं इकट्ठा हो सकते। इसके अलावा जनसभा, नुक्कड़ सभा, जुलूस या प्रदर्शन बिना अनुमति नहीं है। इस रैली में उनको सशर्त परमिशन प्रशासन द्वारा दी गई थी। उसमें इनका रूट डिसाइडेड था, समय भी डिसाइडेड था, तो वो उस रूट से न जा करके दूसरे रूट से जाने के लिए बैरियर पर काफ़ी देर तक हुज्जत करते रहे। उसमें पुलिस वालों ने उनको बहुत पेशेंटली उनको रोका। कुछ उसी प्रदर्शनकारियों में से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिस पे फिर हल्का बल प्रयोग करके उनको वहाँ से तितर-बितर करना पड़ा। पूरे उत्तरकाशी जनपद में 163 BNSS की धारा लागू कर दी गई, यानी जो पहले IPC के 144 हुआ करती थी। इसमें अब 5 से ज़्यादा लोगों का समूह एक जगह एकत्रित नहीं हो सकता, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता, जुलूस नहीं निकाल सकता। बता दें, हाल ही में चमोली में भी हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने मुसलमानों को जिला छोड़ने की चेतावनी देते हुए महारैली आयोजित की थी। वहीं अब उत्तरकाशी में इस महारैली ने पूरे प्रदेश की राजनीति को भी गरमा दिया है। उत्तरकाशी में हिंदू संगठनों ने आज फिर से जिले में बंद का आह्वान किया है। साथ ही हिंदू संगठनों की तरफ से ऐलान किया गया है कि अगर जिला मुख्यालय में जुमे की नमाज पढ़ी गई
तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हालांकि इसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। हाल ही में मदरसों की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाते हुए धर्मनिरपेक्षता का मतलब समझा दिया। लेकिन विशेष समुदाय के लोगों से खास तरह की नफरत रखने वाले योगी आदित्यनाथ ने मदरसों को लेकर फिर से एक नया पैंतरा चल दिया है। तो मदरसों को लेकर क्या है योगी सरकार का नया फरमान, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत के अलग अलग हिस्सों में कई धार्मिक पाठशालाएं हैं, बौद्धिक मठ है जहां विभिन्न धर्मों की शिक्षा दी जाती है, लेकिन रडार पर केवल मदरसों को ही रखा जाता है। चिंता केवल मदरसों की जाती है। इसमें विशेष समुदाय के लोगों से खासी जुड़न रखने वाले भाजपा के मंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे ऊपर रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के मदरसों पर रोक लगाने के फैसले पर योगी सरकार को फटकार के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर मदरसों को लेकर एक्शन मोड में हैं। दरअसल योगी सरकार ने मदरसों पर एक्शन लेते हुए प्रदेश भर में संचालित 4000 से ज्यादा मदरसों की विदेशी फंडिंग की जांच कराने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि योगी सरकार ने ये कदम धर्मांतरण और देश विरोधी गतिविधियों से संबंधित शिकायतों के मद्देनजर उठाया है। इसके लिए योगी सरकार ने एडीजी एटीएस मोहित अग्रवाल की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया है, जिसमें एसपी साइबर क्राइम डॉक्टर त्रिवेणी सिंह और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक जे रीभा भी शामिल है। ये टीम जांच करेगी कि विदेशी फंडिंग से कितनी रकम आई है और वो कहां भेजी गई है और इस रकम का उपयोग किस मद में किया गया। खासकर योगी सरकार का एक कदम वहां लिया गया जिन इलाकों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है। इनमें लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, श्रीवस्ती, बहराइच और सिद्धार्थनगर शामिल है। बता दें, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट मामले को लेकर सुनवाई की थी। इस दौरान कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा था कि मदरसों को संकीर्ण नजरों से देखना अच्छे संकेत नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी योगी सरकार के तेवर वही के वही हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जिस BBB फॉर्मूले को अपना विनिंग दांव मान रही थी, अब वही बीजेपी के लिए सियासी टेंशन बढ़ाता दिख रहा है। टिकट न मिलने की वजह से पार्टी में मारामारी का दौर देखने को मिल रहा है। बीजेपी नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, तो क्यों बीजेपी का फॉर्मूला उसी के लिए बन रहा है गले की फांस, देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड विधानसभा चुनाव की जंग जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन को मात देने के लिए बीजेपी ने चंपई सोरेन और जेएमएम के बड़े नेताओं को अपने पाले में लेकर सियासी माहौल बनाने की कवायद की थी। इतना ही नहीं, बीजेपी ने BBB फॉर्मूले के तहत कमजोर सीटें जीतने के लिए पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटा, बहू और बीवी यानी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारकर बड़ा सियासी दांव चला। लेकिन अब उन्हीं सीटों पर जिस तरह से पार्टी नेताओं की नाराजगी सामने आ रही है, उसके चलते बीजेपी का ये फॉर्मूला उसी के गले की फांस बनता जा रहा है। झारखंड चुनाव में सभी की निगाहें घाटशिला, पोटका, जमशेदपुर पूर्वी, जगन्नाथपुर विधानसभा सीट पर है, क्योंकि बीजेपी ने इन सभी चारों सीटों पर BBB का दांव चला है। बीजेपी ने घाटशिला सीट पर पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को कैंडिडेट बनाया है, तो पोटका सीट पर पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को टिकट दिया है। जमशेदपुर पूर्वी सीट पर पूर्व सीएम और ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास को प्रत्याशी बनाया है। इसी तरह पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को जगन्नाथपुर सीट से टिकट दिया है। बीजेपी ने BBB फॉर्मूले का दाव उन्हीं चारों विधानसभा सीटों पर चला है जहां 2019 में उसे जीत नहीं मिल सकी थी। सियासी समीकरण के लिहाज से विपक्ष, खासकर जेएमएम और कांग्रेस के लिए मजबूत सीटें मानी जाती है, जिसके चलते ही बीजेपी ने अपने पूर्व मुख्यमंत्री के बेटा, बहू और बीवी को उतारकर चुनावी जंग फतेह करने की रूपरेखा बनाई। बीजेपी इसे विनिंग फॉर्मूला मानकर चल रही थी, लेकिन पार्टी नेताओं ने जिस तरह बागी रुख अख्तियार किया, उसके चलते सियासी टेंशन बढ़ गई है। कोल्हान इलाके के तहत आने वाली कई सीटों पर बीजेपी से बड़े नेताओं ने बागी रुख इख्तियार कर लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू को टिकट देने का विरोध जमकर किया जा रहा है, तो चंपई सोरेन और उनके बेटे को टिकट देने से नाराजगी सामने आई है। ऐसे में बीजेपी झारखंड में जिस फॉर्मूले को विनिंग मान रही थी, वही पार्टी के लिए सियासी टेंशन बनता जा रहा है और बीजेपी के कई नेता इसका विरोध भी कर रहे हैं। अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर एक्टर अन्नू कपूर ने हाल ही में शाहरुख खान की हिट फिल्म चक दे इंडिया को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिससे तहलका मच गया। तो हिंदू मुसलमान पर बात करते हुए अन्नू कपूर ने क्या कुछ कहा, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर अन्नू कपूर ने सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया के मेकर्स पर फैक्ट्स को तोड़-मरोड़ कर दिखाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया में मुस्लिम को अच्छे किरदार में दिखाने की कोशिश की जाती है, जबकि पंडितों का मजाक उड़ाया जाता है। इतना ही नहीं, एक्टर ने आगे कहा कि चक दे इंडिया फिल्म में हिंदू कोच की कहानी होने के बावजूद मेकर्स ने जानबूझकर मुस्लिम को अच्छा दिखाया है। अन्नू कपूर ने फिल्म मेकर्स को निशाने पर लेते हुए कहा कि हिंदू कोच पर फिल्म आधारित थी, लेकिन जानबूझकर मुस्लिम को अच्छा दिखाया गया है, फैक्ट्स को छुपाया गया है। बता दें, अन्नू कपूर की इस बयान की हर तरफ चर्चा हो रही है।
साथ ही उनका ये बयान सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा भी बन गया है। अनु कपूर ने ये बातें ANI को दिए एक इंटरव्यू में कही है। बता दें, अनु कपूर ने हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा पर एक बयान भी दिया था, जिसकी लोगों ने खूब आलोचना की थी। बता दें, दोनों ने फिल्म 7 खून माफ में एक साथ काम किया। इसको लेकर अनु कपूर ने कहा कि वो हीरो नहीं है, इसलिए प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म में उन्हें किस करने से मना कर दिया था। अनु कपूर के इंटरव्यू का ये वीडियो खूब वायरल भी हुआ। ऐसे में अनु कपूर ने शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया पर अपनी भड़ास निकाली है। बता दें, चक दे इंडिया को रिलीज हुए 17 साल बीत चुके हैं, पर इसकी कहानी से लेकर गाने और किरदार तक दर्शकों के दिलों में बसे हुए हैं। कबीर खान के रोल में शाहरुख खान एकदम जच गए थे और खूब तारीफें भी बटोरी थी। ये साल 2007 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई थी। लेकिन अनु कपूर के बयान के बाद चक दे इंडिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं और साथ ही ये फिल्म विवादों में भी घिर गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।